सदन में संग्राम, अखिलेश पर पलटवार। सदन से लेकर सियासत तक अखिलेश की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। एसपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर वेल तक पहुंच गए, यानी यूपी के सदन में मणिपुर राज्य के मुद्दे की चर्चा। हालांकि सीएम योगी ने सदन शुरू होने से पहले ही अपील की थी, लेकिन सीएम योगी की सदन में मुद्दों पर चर्चा की अपील का असर दिखा नहीं। बात एसपी आरएलडी गठबंधन की करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए डिमांड रख दी है। जयंत ने अखिलेश से लोकसभा की 10 सीटों की मांग की है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। यूपी के सदन में मणिपुर पर संग्राम क्यों? कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो, तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो, तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। मणिपुर पर तकरार, सदन में क्यों आर पार? यह सदन कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बनाई गई है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और उनकी तानाशाही जिस तरह से चल रही है, उनकी अराजकता जिस तरह सदन में दिख रही है, जैसे बाहर अराजकता करते हैं उसी तरीके से सदन के अंदर अराजकता कर रहे हैं। जनता 2024 में इनको जवाब देगी। ओवैसी की सियासी चोट, अखिलेश को दिखा मुस्लिम वोट। अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं, गुमराह करने की जरूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनको अपनी एक सियासी आवाज की जरूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज की जरूरत है। तो वैसी साहब ऐसा बयान देकर के वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं, ये सबको मालूम है कि वो आखिर किसकी मदद कर रहे हैं। रहा सवाल सीट शेयरिंग का, तो इंडिया और पीडीए अलायंस जो है, इसके शीर्ष नेतृत्व, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आपस में मिल बैठ करके सीटों की बात कर लेंगे। जयंत की अखिलेश से मांग, 10 सीट पर संग्राम। 12 सीटों पर 12 लोकसभा क्षेत्रों पे राष्ट्रीय लोकदल का काम जारी है। राष्ट्रीय लोकदल वहां संगठन मजबूत कर रहा है। इस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी का आचरण है, गुंडागर्दी में उनका विश्वास है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जितने भी गठबंधन आज तक समाजवादी पार्टी ने किए हैं, सबको धोखा दिया है, सबको अपमानित किया है। मुझे लगता है कि चौधरी जयंत सिंह के साथ भी जो उनका साथ है, उसमें भी कुछ खटपट लग रही है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उनके प्रति ईमानदार है। योगी का वार, मुद्दों से क्यों विपक्ष का भटकाव? कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद, पूरी सफलता प्राप्त हुई है। मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि महाबहस के हमारे 3 सवाल क्या हैं। 3 सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है, यूपी के सदन में मणिपुर पर संग्राम क्यों? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा, सवाल यह कि मुस्लिम वोट पर ओवैसी का अखिलेश पर वार, इस पर भी जवाब लेंगे समाजवादी पार्टी से और एआईएमआईएम से भी। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है, जयंत की अखिलेश से मांग, 10 सीट पर संग्राम। क्या बात बन जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखा पाएंगे क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं आरएलडी के। फरहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और राकेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। फखरुल हसन चांद साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा और जो हमारे पहले राउंड का पहला सवाल है वही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज जब भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पे चर्चा नहीं करना चाहती, मणिपुर के मुद्दे से भागना चाहती है, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, तो आज उत्तर प्रदेश में सदन में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निंदा प्रस्ताव की और समाजवादी पार्टी ने मांग की थी। भले उस मांग को ठुकरा दिया जाए,
लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मकसद था कि देश में कि उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी, हमारा विपक्ष का गठबंधन वो मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है और मणिपुर में जो अन्याय हो रहा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आंख बंद करके बैठी है, उसको आंख खोलनी चाहिए। मणिपुर के लोगों को इंसाफ देना चाहिए, वहां पे शांति बहाली करनी चाहिए, वहां पे जो लोग मारे जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, आज कम से कम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश इस बात को देख रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मणिपुर की घटना को उठाया। आज सदन में जब उस मुद्दे को उठाया गया तो पूरे देश ने उस खबर को दिखाया। तो समाजवादी पार्टी मणिपुर की घटना को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छुपाना चाहती है, ढकना चाहती है, इसी मुद्दे पर एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं मैं, फखरुल हसन चांद साहब। बीते 10 दिनों से 12 दिनों से दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या उसके जरिए अभी तक आप ये संदेश नहीं दे पाए हैं कि आप या फिर पूरा विपक्ष मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है? वहां पर जब सरकार चर्चा करना चाहती है तो वहां पर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहां चर्चा करने को तैयार नहीं है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां पर यूपी के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर आप मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में भारतीय जनता पार्टी संक्षिप्त बहस चाहती है कि 2 घंटे की बहस हो और आप 2 घंटे में आपको जो कहना हो पूरा देश के सांसद वो कह के निकल जाए। उसके बाद ना कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है, ना वोटिंग कराई जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी तो बचना चाहती ना। तो भारतीय जनता पार्टी देश में संसद में बचे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बचे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिला है देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का और देश की जनता की आवाज उठाने का, वो कहीं भी मौका मिलेगा, मैं संसद में मिलेगा, संसद में उठाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौका मिलेगा, विधानसभा में उठाएंगे। सड़क पे मौका मिलेगा, सड़क पे उठाएंगे। लेकिन इसी पर मैं अनिला जी से जवाब ले रहा हूं। हम उनकी बात को अनिला जी, रहेंगे। फखरुल हसन चांद का यह कहना है कि हम या फिर पूरा विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, और दिल्ली में लोकसभा के भीतर आप संक्षिप्त चर्चा चाहते हैं, इस वजह से हम वहां चर्चा नहीं कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में चर्चा करेंगे, वहां पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे। मेरी सबको राम राम। और मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए अखिलेश यादव जी का। इन्होंने आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश का कोई भी विषय ऐसा नहीं समझा जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तो ये मणिपुर का विषय लेकर आए हैं। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, तो इसलिए कुछ ये बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को इन्होंने 100 में से 100 मार्क्स दे दिए। उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है। इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब कोई विषय ही नहीं रह गया विपक्ष के पास कि उसकी चर्चा वो विधानसभा में कर सके। अच्छी बात है, मणिपुर का विषय बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए। मणिपुर का विषय जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। पूरे राष्ट्र की जो पार्टी है उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता है, और वो आपस में जो एनडीए की सरकार रहे जो और जो INDIA के राजनीतिक दल है, उनमें जो भी टसल चल रहा है जिसकी वजह से पार्लियामेंट भी नहीं चल पा रहा है, वो अपनी जगह है। परंतु क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को एक विषय ऐसा नहीं लगा आज पहले दिन में कि जिसके ऊपर वो चर्चा कर सके? इसका मतलब ये कि उनको उत्तर प्रदेश की कोई भी चिंता नहीं है। वो सरेंडर कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के सामने। वो जानते हैं कि जिस प्रकार के शासक योगी आदित्यनाथ जी हैं, आगे आने वाले पता नहीं कितने सालों तक अखिलेश यादव जी का तो नंबर लगने वाला नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, फखरुल हसन चांद साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे? एक मिनट आप रिस्पॉन्ड करिएगा सर, थोड़ी तसल्ली रखिए। उनका यह कहना है कि आप मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। आपने स्पीकर को सुना होगा, उन्होंने कहा कि फखरुल हसन चांद साहब थोड़ा सा धैर्य से काम कीजिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए आप। स्पीकर का कहना है कि कल को कोई उठकर ये कहेगा कि हम केरल के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, हम पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग राज्यों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, यूपी के मुद्दों को छोड़ देंगे? नहीं, अमित जी, मुद्दे कहीं कोई नहीं छोड़ रहा है। हम तो समाजवादी लोग आज जब सदन में गए थे तो टमाटर की माला को पहन के गए थे। शायद अनिला सिंह जी ने देखा नहीं होगा, देर से टीवी नहीं ऑन किया होगा। तो समाजवादी पार्टी तो लगातार मुद्दों को उठा रही है। ये तो कह रही है कि योगी जी को पूरे नंबर दे दिए। अरे तो मोदी जी को कितने नंबर आपने दिए मणिपुर के लिए, वो भी बताते चलिए। तो मणिपुर पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, हम तो महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, क्या योगी जी कर सकते हैं?
बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आप? हम तो सांड और छुट्टा जानवरों पर चर्चा करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं? हम तो जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक्सप्रेस वे और जो गड्ढे हैं उन पर चर्चा करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे चर्चा? आप कहां चर्चा करना चाहते हैं? छोटा सा सत्र है जिसमें आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा तो मंदिर की बात कर देंगे, आप बेरोजगारी महंगाई की क्या बात करते हैं? रोहित अग्रवाल जी, फखरुल हसन चांद साहब जितने मुद्दे गिना रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा तो तभी होगी ना जब सदन में चर्चा होगी, जब सदन की कार्यवाही चलेगी, जब सदन चलेगा। जब सदन ही नहीं चलेगा तो उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे जो कि फखरुल हसन चांद साहब गिना रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर चर्चा होगी कैसे? मणिपुर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई शक है? हम भारतीय हैं, इसमें कोई शक है? और हम अपने भारतीय भाई बहनों के लिए अगर दर्द रखते हैं, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चाहते थे कि निंदा प्रस्ताव ले आइए। हमने चर्चा की कोई ये बात नहीं की थी कि बहुत विस्तार से आप चर्चा कर लीजिए। हम सिर्फ निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे। जिस तरीके की घटना महिलाओं के साथ मणिपुर के अंदर हुई है, भाजपा की महिला प्रवक्ता बैठी है, कम से कम उनको तो कहना चाहिए था कि हाँ, निंदा प्रस्ताव लाने में क्या समस्या थी? अरे आप स्वयं महिलाएं, आप महिलाओं का दर्द तो समझिए, और आप मखौल बना रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है इसलिए सब विपक्ष बात नहीं करना चाहता। अरे उत्तर प्रदेश में कितना चंगा है ये तो आपसे बेहतर और कौन जानता होगा? आप तो एक गृहिणी भी होंगी, महिला है तो आपको पता है कि आज टमाटर का क्या भाव है, गैस सिलेंडर का क्या भाव है, बिजली का बिल कैसे दिया जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दी जा रही है। तो आपको तो ये बेहतर पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कितना चंगा है, महंगाई का क्या आलम है। आपको तो पता होगा कि महिलाओं के ऊपर कितना अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको तो पता होगा कि युवा किस तरीके से बेरोजगार है। तो आप तो एक सामाजिक और एक गृहिणी भी हैं, सामाजिक महिला भी है, तो आपसे बेहतर दर्द कौन समझ सकता है? आप मणिपुर की बहनों का मखौल बना रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। अरे हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमें पता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे हम गहनता से चर्चा करना चाहते हैं। पर अगर हमारे देश के अंदर मणिपुर जैसी हिंसा हुई है, उस पर हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो आप उससे भाग क्यों रहे हैं? आपको क्या निंदा करने में आपको शर्म आ रही है? आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर राजस्थान की बात कर सकते हैं, बंगाल की बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, पर मणिपुर पे आपको निंदा प्रस्ताव लाने में आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की डबल। अनिला जी आपका जवाब, उसके बाद में फरहान साहब के पास जाऊंगा। भाजपा की सरकार और उत्तर और मणिपुर में। रोहित अग्रवाल जी आ गई आपकी बात। अनिला जी, अभी समाजवादी पार्टी के करना चाहते हैं मूलभूत मुद्दों पे इन्होंने। रोहित अग्रवाल जी आ गई आपकी बात। आप उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है ना। जवाब ले लीजिए। देखिए, इन लोगों ने मेरी बात को सिद्ध कर दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी, और आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी, भाई यही तो ऑनरेबल स्पीकर साहब यही तो कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के विषय में, उत्तर प्रदेश के मुद्दों के बारे में आप चर्चा करिए। आप टमाटर के बारे में चर्चा करिए, आपको जिस चीज के बारे में चर्चा करनी है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करनी है उत्तर प्रदेश की, आप वो भी चर्चा करिए, पर आप उत्तर प्रदेश की चर्चा करिए। पर वो आप कर नहीं रहे, तो मैं क्या सोचूं इसको कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई विषय इन लोगों के पास बचा ही नहीं के लिए है। एक निंदा प्रस्ताव देना क्या अपराध है? नहीं, आप अनिला जी बता दीजिए मुझे कि अगर महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है, वहां पे सिर्फ निंदा कर देना, हम आपसे निंदा करने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए दो आंसू बहाने को कह रहे हैं उन महिलाओं के लिए जो मणिपुर के अंदर अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, तो क्या ये अपराध है? रोहित अग्रवाल साहब, या फिर वो आदिवासी रोहित अग्रवाल साहब, इसलिए आप उनको दिल्ली में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले उसकी निंदा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आए, उन्होंने निंदा की, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से पूरी सरकार और सरकार की पूरी कैबिनेट की बात कह रही है कि हम दिल्ली में लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर अगर भारत का हिस्सा है तो भारत के सदन उस पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मॉनसून सत्र जो कि बहुत छोटा सा सत्र है, उसमें अगर आप 24 करोड़ की आबादी के मुद्दे नहीं उठाएंगे, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश की आबादी ठगी नहीं अपने आप को महसूस करेगी? यह सवाल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मणिपुर की घटना इतनी छोटी है कि जिसके ऊपर एक बार क्या किसी ने कहा कि मणिपुर की घटना छोटी है? रोहित अग्रवाल, किसी ने कहा कि मणिपुर की घटना छोटी है? उसके लिए संसद चर्चा करने को तैयार है ना रोहित अग्रवाल? वहां पर चर्चा करने को आप लोग तैयार नहीं है। वहां रोज वो हंगामा हो रहा है और देश के लोग देख रहे हैं कि आप मणिपुर के मुद्दे पर किस तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है, रोज सदन के भीतर हंगामा हो रहा है, एक भी दिन कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पा रही है, आप वॉकआउट कर जा रहे हैं। कि विपक्ष चाहता है देश के अहम मुद्दों पे चर्चा हो,
पर सरकार भाग रही है। आप खुद मान रहे हैं चर्चा के लिए सदन का चलना जरूरी होता है। अहम मुद्दों पे चर्चा के लिए सदन का चलना जरूरी होता है। ठीक है फरहान साहब, और क्या सरकार अपने आप को पतन? ठीक है, देखिए एक बात तो आप सभी लोग मान रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार करते हैं कि जब सत्र शुरू होगा तो उनके अपने मुद्दे उठाए जाएंगे, उनकी समस्या उनकी परेशानियों को उठाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। तो अगर आप सभी लोग इस पर सहमत हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि कल इसी मुद्दे पर आप आगे बढ़ेंगे, न कि मणिपुर का मुद्दा उठाकर उस पर हंगामा करेंगे और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। फरहान साहब, क्यों लग रहा है ओवैसी को कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं? देखिए ऐसा है अमित भाई कि ओवैसी साहब को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी ये बात का एहसास हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसका मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पहला उदाहरण ये है कि समाजवादी पार्टी जितने चुनाव लड़ी, जब से पार्टी का गठन हुआ है, हर बार चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, एक ही घोषणा पत्र में एक बात लिखी रहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आप बताइए 4 बार सत्ता में ये आए और 4 बार सत्ता से ये बाहर हुए, एक बार भी मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। दूसरी बात, अभी हमारे दानिश्वर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। अब आप ये बताइए, अगर सदन में मुलायम सिंह यादव जी की तरीके से अगर ओवैसी यही बात कह देते, जो बात मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि दोबारा आप देश के प्रधानमंत्री बने, किसके लिए कहा था? उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था। अगर ये बात ओवैसी कह देते तो हम बी टीम से सीधा ए टीम में चले जाते, उसके बाद हुआ क्या कि यादव समाज के लोगों ने नेताजी को अपना नेता माना है, ना कि अभी तक अखिलेश यादव जी को। इसी वजह, यही कारण है कि आज तक सत्ता में दोबारा आ नहीं पाए नेताजी का आशीर्वाद हटने के बाद, नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के बाद। यादव समाज ने यह मान लिया कि नेताजी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और यादव समाज मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया और मुसलमान बेवकूफ बन करके इनके साथ चला गया। और हुआ क्या आखिर में? ये भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए। दूसरी चीज, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि हम एमआईएम हमारा वोट काटती है, एमआईएम हमको हराने के लिए खड़ी होती है। हम रामपुर, आजमगढ़ और क्या नाम है, रामपुर और आजमगढ़ में हमने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे उपचुनाव में। आप देख लीजिए, इसका परिणाम समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं थी कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाती है। मैं राकेश गोयल जी को चर्चा में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले फखरुल हसन चांद अगर आप जवाब देना चाहें। उनका यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आएं। तो क्या मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी की बी टीम थे क्या? और दूसरा, साथ ही साथ मैं एक और सवाल ऐड ऑन कर दे रहा हूं कि 2019 से पहले आप बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा करते थे, फिर 2019 में आपने बीएसपी से गठबंधन कर लिया और जब 2022 में आप फिर से अलग हुए तो फिर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने लगे। देखिए राजनीति हमेशा से, मैं आ रहा हूं आपके पास, राकेश गोयल जी आ रहा हूं, उससे पहले फखरुल हसन चांद साहब। अगर वो परंपराओं को जानते तो सदन का आखिरी दिन था और फेयरवेल जब होता है तो कोई किसी को गाली नहीं देता है और ना कोई सदन में खड़े होकर इस बात को कहता। देश के नेताजी बड़े लीडर थे और नेताजी ने जो बात कही थी वो सदन में वरिष्ठ होने के नाते सबको कहा था कि मैं चाहता हूं कि जितने भी सदस्य यहाँ इस सदन में बैठे हैं तो परिवार बच जाए। झूठ मत बोलिए भाई, मुसलमान होकर मुसलमान का नुकसान मत कीजिए, चाटुकारिता के लिए अपना ईमान का सौदा मत कीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था, उम्मीद करता हूं आप भी सुनेंगे। और कब के लिए कहा था? देश के प्रधानमंत्री के अलावा जितने लोग बैठे थे उसमें हो सकता है आपके नेता भी हों, उनके लिए भी कहा था कि सब चुन के वापस आ जाएं। दूसरी बात, देखिए ओवैसी जी की पार्टी में उनसे पूछना चाहता हूं, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में नौजवान मारे भी गए थे, आंदोलन के समय पे जेल भी गए थे। मैं पूरी इनकी ओवैसी जी को, उनकी पूरी पार्टी को चुनौती देता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसकी आपने आर्थिक मदद की हो और कानूनी मदद की हो। कोई एक व्यक्ति, एक एफआईआर का नंबर बताइएगा कि उसको आपने आर्थिक मदद की थी, कानूनी मदद की थी। और हम आपको पूरी चुनौती के साथ कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, लखनऊ के अलावा दूसरे जितने भी शहर थे, जहां जहां आंदोलन हुआ, चाहे लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, सब जगह गए, सबको आर्थिक मदद दी, कानूनी मदद दी।
और ओवैसी साहब क्या करते हैं, वो केवल बयानबाजी करने का काम करते हैं। आपने कहा हमने आजमगढ़ नहीं लड़ा, हमने फरहान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं राकेश जी को चर्चा में शामिल कर लूं। राकेश जी देखिए, पहले ओवैसी हो गया, फखरुल हसन चांद साहब आ गई, आपकी बात आ गई, फिर उस पर वो कह देंगे कि आजम खां इतने दिनों तक जेल में बंद थे और अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, तो ये तो बात बढ़ती चली जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। राकेश गोयल जी, ये देख नहीं पाते, इनका चश्मा दूसरा है। नहीं सर, शिवपाल यादव गए थे, अखिलेश जी नहीं गए थे मिलने के लिए, बात आप भी जानते हैं। राकेश गोयल जी, सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि बीते 2012 से, जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 17 का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया, 19 का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया, 22 का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया, हर बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा है, उनको उनके साथ धोखा किया है, उनको बेवकूफ बनाया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आवाम जानती है कि कौन किसके साथ है, ओवैसी मुसलमानों के साथ हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ हैं, ओवैसी बीजेपी के साथ हैं, सब आवाम जानती है। क्या वाकई में आवाम जानती है, सब कुछ समझ पा रही है, या फिर राजनीतिक पार्टियां जो संदेश देना चाहती हैं, उस संदेश देने में, आवाम के बीच वो संदेश देने में कामयाब हो जाती हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी योगी सरकार काम कर रही है, मुसलमानों के बीच में भी अभी धारणा पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मिथ फैलाया जा रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, उन्हें समझ आ गया सबसे हितैषी पार्टी यही है, जिन्होंने आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के लिए काम किया, जिन्होंने मुसलमानों की एजुकेशन के लिए काम किया, जिन्होंने उनके कुरीतियों को कुछ दूर करने के लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। और इसका दर्द इनको इसीलिए है क्योंकि ओवैसी साहब का और अखिलेश जी की जो वोट बैंक है वो कॉमन है, वो अपनी तरफ चाहते हैं खींचे, तो वो एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे को बोलने के लिए ये उसकी बी टीम है, ये उसकी बी टीम है, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। और पर मुसलमान बड़ा जागरूक हो गया है, मैं बहुत सारी जगह खुद भी गया हूं, तो मैंने काफी चर्चा करी है, और लोग योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से बहुत खुश है, और खासकर जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वो ये काफी सालों से भी नहीं कर पाए और कभी भी नहीं कर पाए, और ना ही करना चाहते थे, क्योंकि अगर मुसलमान जाग जाता, मुसलमान अगर ऊपर उठ जाता, तो इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाती। ठीक है, फखरुल हसन चांद साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह जी के पास भी जा रहा हूं, और हम अपने तीसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। तीसरे राउंड का हमारा सवाल है कि जयंत की अखिलेश से मांग है 10 सीट पर संग्राम है। जयंत चौधरी की तरफ से 10 सीटें मांगी गई हैं। दरअसल ये वो 10 सीटें हैं जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को दे दी थी। अगर ऐसा होता है कि अखिलेश यादव मान जाते हैं जयंत चौधरी की बात, उनको 10 सीटें दे देते हैं, तो बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को चुनौती के तौर पर देख रही है या नहीं? अनिला जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी ने आरएलडी को बनाया था, बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, बहुत अच्छी पार्टी जिसको कहते हैं ना, किसान अपनी पार्टी इसको मानते थे, पर उसके बाद उनके जाने के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़कर और एक जाति विशेष की पार्टी हो गई। पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रभाव रखती है, और ये इनके आपस की बात है कि समाजवादी पार्टी इनको कितनी सीट देते हैं, कितनी सीट नहीं देते हैं, आरएलडी उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये तो सिद्ध हो गया है 14 से लेकर 22 तक के चुनाव में कि यहाँ का वोटर जो है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करता है। जहां तक ये होता है ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो ये करते हैं, चाहे ओवैसी साहब करे और चाहे वो बीएसपी करे, चाहे समाजवादी करे, चाहे कांग्रेस करे, ये सारे के सारे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, काम नहीं करते हैं। अभी अतीक अहमद की जो बिल्डिंग गिराई थी, जो वहां पर उस खाली प्लॉट में जो सरकार ने फ्लैट्स बनाए, उसमें मेजोरिटी फ्लैट्स जो है वो मुस्लिम बहनों को मिले हैं। तो यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, यहाँ काम कर रहे हैं, एक एक नागरिक के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक दल आरएलडी को लेकर आपने जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, शायद उसी पर फखरुल हसन चांद साहब हंस रहे हैं, लेकिन फखरुल हसन चांद साहब क्या मान लेंगे कि आप 10 सीटों की डिमांड दे देंगे जयंत चौधरी को, ताकि वो फिसल कर कहीं और नहीं जाए? नहीं, अमित जी, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही थी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे वही बात कर रहे थे, अनिला जी भी वही बात कर रही थी, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग मुस्लिमों की बात करेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की बात की तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण है। ये पसमंदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, आगे बढ़ते इससे 10 सीटें आप आरएलडी को दे रहे हैं, क्योंकि वही 10 सीटें हैं जो आपने 2019 में बीएसपी को दे दी थी। जल्दी से अमित भाई थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए
देखिए आ रहा हूँ फरहान साहब, गठबंधन का धर्म निभाएगी। हमारे साथ मुसलमानों की हालत में कोई बात करे, चौधरी जी हैं, हम बैठ के इन सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर लेंगे। हमारे बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है, हम तो एक परिवार हैं। समय थोड़ा कम है तो जवाब थोड़ा छोटा छोटा। रोहित अग्रवाल जी, आपको 10 सीट देने के लिए पहले उनको इंडिया से 10 सीट लेनी होगी। I.N.D.I.A उस इंडिया से उनको 10 सीट लेनी होगी, तभी तो आपको 10 सीट मिलेगी। वो जल्दी से रोहित अग्रवाल। देखिए अमित जी जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर ही पूरा ये आपका जो सवाल है वो है। पहली चीज तो ये अमित जी, मैं एक आपको सलाह दूंगा, कम से कम आप I.N. ये ना किया करिए, क्योंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो इंडिया बोलने में शर्म आती है, इंडिया से परहेज है, पर आप मीडिया हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आप कम से कम इंडिया बोला करिए। दूसरी बात ये है सर, डॉट लगा के आपके बैनर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, थोड़ा इसको कोई बात नहीं, उनको इंडिया से 10 सीटें मिलेंगी आपके लिए, तभी तो आपको देंगे। इस पर जवाब दीजिए, डॉट के चक्कर में मत पड़िए। लीजिए, आप क्यों भाजपा प्रवक्ता बन रहे हैं? आप तो सुन लीजिए, यही दिक्कत है, आप क्यों भाजपा प्रवक्ता बन रहे हैं? आप तो सुन लीजिए, जब तक बात आपकी सहूलियत के हिसाब से हो तब तक सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछ लीजिए, कोई ऐसी बात कह दीजिए जो आपको चुभ जाए, तो आप एंकर्स को बीजेपी का प्रवक्ता कहने लगते हैं। ये सब इतने सालों से कहते आ रहे हैं, कोई फायदा इसका हुआ नहीं। अग्रवाल साहब, समय की बर्बादी मत करिए। आपको लग रहा है कि आपको 10 सीटें मिल जाएंगी, वो भी तब जबकि 14 में आपका खाता नहीं खुला, 19 में आपका खाता नहीं खुला। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। भाई साहब, मुझे नहीं मिलेगी, अब तो ये राजस्तर की पार्टी भी नहीं है, तो अखिलेश यादव जी क्यों देंगे इनको? पहले आप ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, जबकि मैं चिल्ला के आपको बता रहा था कि हमारा गठबंधन इन सांप्रदायिक लोगों से नहीं हो सकता। आप मानने को नहीं तैयार थे, आप सूत्र लिखे कुछ भी परोस देते थे। ठीक है सर, हमारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है ना, हमने तो बस कहा कि 14-19 में खाता नहीं खुला, आप 10 सीट मांग रहे हैं, मिल जाएगा। फरहान साहब, जल्दी से, या 20 चाहिए, तो ये सूत्र लगा के जो परोसने का आपका। फरहान साहब, अमित भाई जी, अमित भाई, अभी क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि सीए एनआरसी के मुद्दे पर हमने तमाम मुसलमानों की मदद की है, ये झूठे हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सीए एनआरसी का जब बिल आया तो सदन से वॉकआउट करने वाले सबसे पहले सांसद समाजवादी पार्टी के थे। 3 तलाक का जब बिल आया तो सबसे मुझे लगता है कि इस बात को टीवी पर कहने से कहीं ज्यादा जरूरी है आवाम के बीच में जाकर कहना, जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि वो झूठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मानेगी कि उसके लिए सच्चा कौन है, तब तक वो न आपके साथ जाएगी न उसके साथ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ।